हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से रीढ़ की हड्डी एकांकी को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस एकांकी के रचनाकार हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर। श्री जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई को हुआ बुलंदशहर में और इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। उच्च शिक्षा इन्होंने यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय से ग्रहण की और 1939 में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी में किया। 1941 ईस्वी में ये इंडियन सिविल सर्विस के लिए चुन लिए गए और आज़ादी के बाद भी यह भारत सरकार के कई प्रशासनिक पदों पर रहे और उन्हीं पर रहते हुए इन्होंने हिंदी में साहित्य साधना की। बहुत सी कृतियां इन्होंने लिखी। आइए इनकी कुछ कृतियों पर एक दृष्टि डालें। इनके नाटक हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा, जिन्होंने जीना जाना। और 1978 में इस रचनाकार का देहांत हो गया। तो आइए जगदीश चंद्र जी द्वारा रचित एकांकी रीढ़ की हड्डी को पढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ एक एकांकी है। इसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण किया गया है लेखक द्वारा। और इसके पात्रों को जानिए। उमा, बीए पास चरित्रवान लड़की, आकर्षक चेहरा पर आंखों पर चश्मा। रामस्वरूप, उमा के पिताजी। प्रेमा, उमा की माताजी। शंकर, उमा को देखने आने वाला लड़का। गोपाल प्रसाद, शंकर के पिता जो पेशे से वकील हैं। रतन, नौकर। तो इस तरह इस एकांकी में 6 पात्र हैं। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं एकांकी को। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू अर्थात रामस्वरूप जी, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। हाँ हाँ, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू अर्थात रामस्वरूप जी जरा तेज आवाज में बोलते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर। हाँ, यूं, हाँ बस। और सुन बहू जी, दरी मांगला। और सुन बहू जी से दरी मांगला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग अर्थात सांवला रंग है इनका, गेहुआ रंग है। छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब अर्थात रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं, दोनों की ओर अर्थात। प्रेमा कहती है उनकी पत्नी, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा कहती है, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा कहती है, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप कहते हैं, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का।
प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा कहती है, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा बताती है रामस्वरूप से, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। तो इस एकांकी में अभी आपने देखा कि पढ़ा कि लड़की के लिए रिश्ते वाले अर्थात लड़के वाले आने वाले हैं और घर में साज सज्जा हो रही है, और रामस्वरूप जी अपने नौकर से चद्दर मंगाते हैं तो वह कुछ और समझता है, धोती के लिए जा करके बोल आता है, और इस तरह से तैयारी चल रही है। और इन्हीं तैयारियों के बीच में प्रेमा कहती है कि आपकी बेटी गुस्सा होकर के बैठी है। रामस्वरूप जी कहते हैं, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। रामस्वरूप जी प्रेमा से कहते हैं कि मैंने बहुत ही मुश्किल से यह रिश्ता ढूंढा है, अब तुम्हारी बेवकूफी से यह सारी मेहनत बेकार न चली जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा कहती है, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। तो प्रेमा का मानना है कि उनकी बेटी उमा को ज्यादा पढ़ाया गया, इसीलिए वह ऐसी हो गई है, जिद्दी हो गई है। तो रामस्वरूप कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। तो रामस्वरूप अपनी पत्नी से व्यंग के लहजे में कह रहे हैं कि तुम बोलना शुरू करती हो तो एक बार बोलती हो तो फिर चुप ही नहीं होती हो, और यदि कोई ग्रामोफोन बज रहा होता है तो हम उसे बंद तो कर सकते हैं, पर तुम्हारा ग्रामोफोन तो बंद ही नहीं होता है, क्योंकि यह परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है। प्रेमा कहती है, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सोचती है, यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। प्रेमा समझाती है कि तुम इस समय मजाक के उसमें हो, और तुम्हारी बेटी को तुम नहीं समझा रहे हो, उसे समझाओ। रामस्वरूप कहते हैं, तो हुआ क्या? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। प्रेमा कहती है कि मैंने उमा से कहा था कि वो अच्छे से तैयार हो जाए, पाउडर वगैरह लगा ले, पर उसने मेरी एक न सुनी और आंचल में मुंह छिपाकर लेट गई गुस्से में। और कहती है प्रेमा कि मैं तो हार गई। रामस्वरूप कहते हैं, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चल रहा है। तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि आजकल की लड़कियां तो बहुत ही मेकअप करती हैं, उन्हीं के सहारे कॉस्मेटिक का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो। प्रेमा कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि इसे इंटर से नीचे ही पढ़ाना, पर तुमने तो मेरी बात सुनी नहीं। रामस्वरूप बात काटकर कहते हैं, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो।
रामस्वरूप कहते हैं तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे ही कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन आ गया, रतन से आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। दोनों चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप कहते हैं क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे, दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। तो तैयारियां हो रही हैं और प्रेमा बताती है कि आपकी बेटी तैयार नहीं होना चाहती है मेकअप पिकअप करके, तो रामस्वरूप कहते हैं बिना पाउडर के ही अच्छे से पर करीने से वो तैयार होकर के आ जाए, और ध्यान रखना कि उसकी बीए तक की पढ़ाई का जिक्र उनके सामने ना किया जाए, क्योंकि उनके कहने से पता चलता है कि लड़के वाले बहुत ही दकियानुसी विचारों के हैं। और फिर नाश्ते पानी की बात होती है कि क्या तैयारी हुई है, तो प्रेमा बताती है कि नाश्ता तैयार है, बस मक्खन नहीं आया है। तो रामस्वरूप जी कहते हैं तुम्हें इसी वक्त बता याद आया है, जानती हो कि मक्खन की दुकान बहुत दूर है और चपरासी भी उनकी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आया है। तो प्रेमा कहती है यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। तो दो आदमी ही तो हैं। तो इस तरह से प्रेमा कहती दो ही आदमी हैं, और जब तक वे लोग आएंगे और चाय वगैरह पिएंगे तब तक में मक्खन लेकर के रतन आ जाएगा, आप परेशान मत हो। तो यहाँ तक आज आपने एकांकी पढ़ी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने अगले वीडियो में हम इस एकांकी के अगले भाग को प्रस्तुत करेंगे।